वेलकम टू रियल जीके एनालिसिस यूट्यूब चैनल। हमारे इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज की वीडियो में हम देखेंगे आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम के लिए आपका प्रीवियस ईयर पेपर। तो साथियों, प्रीवियस ईयर पेपर देखना हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। यहाँ से एक तो हमें एग्जाम का लेवल मालूम पड़ता है, क्वेश्चंस का लेवल मालूम पड़ता है। इसके साथ ही साथ साथियों, कई सारे प्रश्न ऐसे होते हैं जो आपके प्रीवियस ईयर पेपर से रिपीट होते हैं, तो वो भी हमें यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। तो चलिए साथियों, वीडियो को हम शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज आप हमें सब्सक्राइब जरूर कर लें, और वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जो आज हम साथियों क्वेश्चन देखने वाले हैं वो आपका हम देख रहे हैं 22 जनवरी 2021 को जो आपका पेपर हुआ था, वहां से आज हमने क्वेश्चंस लिए हैं। और ये आपके सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन है। 22 जनवरी को जो सेकंड शिफ्ट हुआ था उसके क्वेश्चन है। और टोटल यहाँ पर हम आज 36 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, और एक प्रश्न कवर करने के साथ उससे एक से अधिक हम फैक्ट भी बताते हैं। तो यूं समझ लिया आपके 50 से 80 प्रश्न यहाँ पर कवर आज अच्छे से हो जाएंगे। तो वीडियो को आपको एंड तक जरूर देखना है। चलिए आज का हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, यूएन वर्ल्ड लाइफ डे यानी कि यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे किस दिन हम ऑब्जर्व करते हैं? तो ऑप्शन है हमारा 7 जुलाई, 11 नवंबर, 5 जून या 3 मार्च को। तो विश्व वन्य जीव दिवस साथियों हम मनाते हैं कब? 3 मार्च के दिन उसको मनाते हैं हम। तो 3 मार्च यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अन्य ऑप्शन देखें साथियों हम, तो 11 नवंबर को हम क्या मनाते हैं? तो उस दिन हम नेशनल एजुकेशन डे मनाते हैं। क्या मनाते हैं? नेशनल एजुकेशन डे मनाते हैं। राइटिंग में मत जाना आप, नेशनल एजुकेशन डे हम इस दिन सेलिब्रेट करते हैं। और 5 जून को क्या मनाते हैं? तो विश्व पर्यावरण दिवस। क्या मनाते हैं हम उस दिन? विश्व पर्यावरण दिवस भी हम इस दिन मनाते हैं। तो 5 जून हमारा विश्व पर्यावरण दिवस हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, यदि लोगों के एक विशेष समूह को केरल में तेलुगु माध्यम के स्कूल खोलने की अनुमति नहीं दी जाती तो इसे किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन माना जाएगा? पहला ऑप्शन है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, थर्ड ऑप्शन है हमारा समानता का अधिकार, और फोर्थ ऑप्शन है सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार। तो करेक्ट आंसर साथियों ऑप्शन 4 रहेगा। इसको सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार का उल्लंघन माना जाएगा कि यदि केरल में तेलुगु माध्यम का स्कूल खोलने की अनुमति नहीं दी जाती तो कौन सा हमारा मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो जाएगा? सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार का उल्लंघन हो जाएगा। सभी को आपको पता होगा साथियों कि टोटल हमें कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? तो हमें 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। कितने? 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। उनको हम यहाँ पर अच्छे से देख लेते हैं। तो साथियों हमारा पहला अधिकार है यहाँ पर समानता का अधिकार। कौन सा? तो समानता का अधिकार। थोड़ी सी राइटिंग साथियों खराब हो जाती है क्योंकि स्टाइलस जब अपन लिखते समय अगर डिस्प्ले पे टच होता है तो फिर वो लिखता नहीं है। इस कारण क्या है, थोड़ा सा हाथ ऊपर करके लिखना पड़ता है, तो जब नहीं पाता है। तो समानता का अधिकार साथियों ये हमारे कौन सा अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 14 से 18 में। ये भी इंपॉर्टेंट है, आपसे परीक्षा में पूछ सकता है। हमारे मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं? तो ये यूएसए से लिए गए हैं। संविधान के भाग 3 में इनको जगह दी गई है। कहाँ से लिए गए हैं? अमेरिका से लिए गए और उनको संविधान के भाग 3 में जगह दी गई। टोटल 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। तो पहला हो गया हमारा समानता का अधिकार। दूसरा है साथियों हमारा स्वतंत्रता का अधिकार। कौन सा हो जाएगा? राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार। तो इसको भी देखते हैं हम, स्वतंत्रता का अधिकार। इसका अनुच्छेद क्या हो जाएगा साथियों? तो इसका अनुच्छेद हो जाएगा 19 से 22। क्या हो जाएगा? 19 से 22। इंपोर्टेंट है, आप इसको याद रखेंगे या कहीं नोट डाउन कर लेंगे। फिर साथियों हमारा शोषण के विरुद्ध अधिकार क्या है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार, इसका आर्टिकल हो जाएगा 23 से 24। कौन सा हो जाएगा? 23 से 24। नेक्स्ट है साथियों हमारा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। क्या हो जाएगा? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो उसको भी यहाँ पर हम देख लेते हैं। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार कौन सा हो जाएगा? इसके आर्टिकल, इसके साथियों आर्टिकल नंबर हो जाएंगे हमारे 25 से 28। कितने? 25 से 28। और देख लेते हैं हम। नेक्स्ट है साथियों हमारा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। क्या हो जाएगा? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक, एक मिनट रुकना थोड़ा सा। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यहाँ पर नोट डाउन कर रहा हूँ। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, और इसका आर्टिकल नंबर यहाँ पर हम देख लेते हैं। आर्टिकल नंबर साथियों इसका हो जाएगा 32। क्या हो जाएगा? 32। और 29 और 30 तो आपको बता ही दिया, वो किसका है हमारा? 29 और 30 वो हो जाएगा
सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार जो कि हमारा है। तो टोटल हमारे 6 है साथियों। पहला है समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18। नेक्स्ट है स्वतंत्रता का अधिकार, 19 से 22। थर्ड है हमारा शोषण के विरुद्ध अधिकार, 23 से 24। फिर चौथा है साथियों हमारा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, 25 से 28। फिर साथियों सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार जो कि आपका 29 से 30 नंबर पर है। और नेक्स्ट हो जाएगा साथियों हमारा संवैधानिक उपचारों का अधिकार, आर्टिकल नंबर 32। इसमें 31 नहीं है ना शामिल, तो 32। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पेटा इंडिया की शुरुआत कब हुई थी, हमें बताना है कि जो पेटा इंडिया है इसकी शुरुआत कब हुई थी। तो फर्स्ट ऑप्शन है 2001 में, दूसरा है 2000 में, तीसरा ऑप्शन है 2003 में और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा 2002 में। तो साथियों पेटा इंडिया की शुरुआत कब हुई थी, तो वो हुई थी सन 2000 में। तो ऑप्शन दूसरा यहाँ पर बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। पेटा क्या है साथियों, तो पेटा एक संगठन है जो कि पशु अधिकारों के लिए अपनी लड़ाई लड़ता है। किसके लिए, पशु अधिकारों का एक संगठन है या उनके लिए अपनी लड़ाई लड़ता है, पशु अधिकार संगठन है ये। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है कि पेटा क्या है, पशु अधिकार संगठन है। इसका साथियों मुख्यालय पूछ ले अगर आपसे तो वो मुंबई में है। कहाँ पर है इसका हेडक्वार्टर, वो मुंबई में है। और इसका फुल फॉर्म भी बहुत सारी परीक्षा में पूछ लिया गया है, तो वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। इसका फुल फॉर्म है साथियों पीपल फॉर द, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल। क्या है, एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल, ये इसका हमारा पूर्ण रूप हो जाएगा। परीक्षाओं में पूछा जाता है या पूछ ले सकता है आपसे, ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल। तो ये आपसे परीक्षा में कहीं ना कहीं पूछ सकता है, क्योंकि वैसे भी एनटीपीसी में फुल फॉर्म बहुत ज्यादा पूछता है। तो पेटा इंडिया की शुरुआत 2000 में हुई थी। ये पशु अधिकार संगठन है, इसका हेडक्वार्टर मुंबई में और फुल फॉर्म है पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 60 वर्ष और उससे अधिक की आयु वाले बुजुर्गों को अनिश्चित बाजार स्थितियों के कारण ब्याज के रूप में प्राप्त आय में संभावित भावी गिरावट से सुरक्षा प्रदान करने हेतु शुरू की गई योजना का हमें नाम बताना है। ऑप्शन देखते हैं, वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना 2003। दूसरा ऑप्शन है हमारा वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना 2014। तीसरा ऑप्शन है प्रधानमंत्री वय वंदन योजना और फोर्थ ऑप्शन है अटल पेंशन योजना। तो साथियों इसका करेक्ट आंसर है प्रधानमंत्री वय वंदन योजना। क्या हो जाएगी, प्रधानमंत्री वय वंदन योजना यहाँ पर हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस योजना को कब शुरुआत की गई साथियों, तो इसको शुरुआत करी गई थी 4 मई 2017 को, 4 मई 2017 को। और ये जो टॉपिक है साथियों आपका स्टैटिक जीके का टॉपिक है, प्रमुख महत्वपूर्ण सरकारी योजना है, और इनसे प्रश्न जरूर पूछता है। हर शिफ्ट में एक एक क्वेश्चन हमें देखने को मिल रहा है, प्रमुख महत्वपूर्ण सरकारी योजना। तो इनको आप अच्छे से कवर करें। और जब से मेनली हमारी 2014 के बाद की योजनाएं बहुत ज्यादा पूछी जा रही है, तो उनको आप अच्छे से कवर कर लें। इसके पहले भी कुछ बहुत सारी फेमस योजनाएं जैसे कि मनरेगा है, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना है, तो वो भी आ रही है। लेकिन 2014 के बाद वाली तो बहुत ज्यादा ही पूछी जा रही है, तो इनको आप अच्छे से जरूर कवर कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, लाला लाजपत राय की मृत्यु ब्रिटिश सरकार के किस निर्णय के विरोध करते हुए हुई थी। तो ऑप्शन है हमारा साइमन कमीशन, भारत सरकार अधिनियम 1919, मार्लेमेंटो सुधार और फोर्थ ऑप्शन है कि रोलेट अधिनियम। तो जो साथियों लाला लाजपत राय थे, इनकी मृत्यु किसका विरोध करते हुए हुई थी, तो साथियों वो हुई थी साइमन कमीशन का विरोध करते हुए। तो ऑप्शन एक यहाँ पर बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कि साइमन कमीशन का विरोध करते हुए इनकी मृत्यु हुई थी। अच्छा, साइमन कमीशन भारत कब आया था साथियों, तो ये आपका 3 फरवरी 1928 को भारत आया था। कब आया था, 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत आया था। एक और प्रश्न पूछा जाता है कि उस समय वायसराय कौन था साथियों, ये प्रश्न भी आपसे पूछा गया है एसएससी द्वारा कि उस समय वायसराय कौन था साथियों। तो उस समय वायसराय था इरविन। कौन था वायसराय उस समय, इरविन था। तो ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक को हेलिकोबैक्टर पाइलोरी नामक बैक्टीरिया जो कि पेप्टिक अल्सर के लिए उत्तरदायी है की खोज के लिए फिजियोलॉजी एवं मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन देखते हैं हम, विलियम सी कैंपबल और संतोषी ओमेरा। दूसरा ऑप्शन है जेम्स पी एलिसन तथा तासु खोंजो। थर्ड ऑप्शन है रॉबिन वॉरेन और बेरी मार्शल। और फोर्थ ऑप्शन है ब्रूस ए ब्यूटलर और जुल्स ए हाफमैन। तो साथियों करेक्ट आंसर है हमारा रॉबिन वारेन और बेरिन मार्शल। तो इनको साथियों हेलिकोबैक्टर पाइलोरी नामक बैक्टीरियम की खोज करने के लिए क्या मिला है, नोबेल पुरस्कार सम्मानित किया गया है। तो रॉबिन वारेन और बेरी मार्शल बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्कर की सर्वश्रेष्ठ विदेशी फिल्म श्रेणी में नामांकित होने वाली अंतिम भारतीय फिल्म कौन सी थी। तो ऑस्कर अवार्ड साथियों आपको पता होगा कि काफी प्रतिष्ठित अवार्ड है। तो इसमें विदेशी भाषा श्रेणी आपको ये भी याद रखना है, फॉरेन लैंग्वेज कैटेगरी में कौन सी फिल्म थी जो अंतिम भारतीय फिल्म थी जो नामांकित हुई थी। तो फर्स्ट ऑप्शन है विलेज रॉक स्टार, दूसरा ऑप्शन है लगान, तीसरा है सलाम बॉम्बे और फोर्थ है हमारा मदर इंडिया। तो साथियों करेक्ट आंसर है
लगान कौन सी हो जाएगी? लगान हो जाएगी। यहाँ पर आपसे साथियों अंतिम पूछा है तो इसलिए लगान। सबसे पहले कौन सी हुई थी? तो वो हुई थी मदर इंडिया। कौन सी हुई थी? मदर इंडिया हुई थी। साथियों अभी तक सिर्फ 3 फिल्में ही हमारी विदेश श्रेणी भाषा में नामांकित हुई हैं। तो एक लगान, दूसरी सलाम बॉम्बे और तीसरी मदर इंडिया, तीनों ही यहाँ पर दी गई हैं। तो ऑप्शन दूसरा इस प्रश्न का बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि क्या पूछा है इन्होंने? अंतिम पूछा है और पहली पूछे तो आपका मदर इंडिया बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से किस मंत्रालय ने ई सहज नामक वेबसाइट लॉन्च की, जो संगठनों, फर्मों, कंपनियों और व्यक्तियों को कहीं से भी इंटरनेट के माध्यम से सिक्योरिटी क्लियरेंस के लिए आवेदन करने की अनुमति प्रदान करती है? तो पहला ऑप्शन है विदेश मंत्रालय, दूसरा है कारपोरेट मामलों का मंत्रालय, तीसरा है हमारा गृह मंत्रालय और चौथा है इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। तो साथियों वो है हमारा गृह मंत्रालय। क्या है? गृह मंत्रालय है। तो इसने साथियों आपका ई सहज नामक वेबसाइट या पोर्टल लॉन्च किया है। ऑप्शन तीसरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और वर्तमान में हमारे गृह मंत्री कौन है? तो आप सभी को पता होगा, अमित शाह जी है। कौन है? अमित शाह। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पशुओं के प्रति क्रूरता रोकथाम अधिनियम 1960 की धारा 4 के तहत वर्ष 1962 में स्थापित भारतीय पशु कल्याण बोर्ड एक संवैधानिक सलाहकार निकाय है, जिसकी स्थापना पशु कल्याण संबंधी कानूनों पर भारत सरकार को सलाह देने के लिए की गई है। यह किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? ऑप्शन देखते हैं। विधि एवं न्याय मंत्रालय, भू विज्ञान मंत्रालय, तीसरा ऑप्शन है कि खाद्य एवं कृषि मंत्रालय और लास्ट ऑप्शन है हमारा कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। तो करेक्ट आंसर है साथियों हमारा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय है साथियों, जो कि भारतीय पशु कल्याण बोर्ड है। और ये क्या करता है? इनसे जुड़े हुए कानूनों के संबंध में सरकार को अपनी सलाह देता है। तो ऑप्शन 4 यहाँ पर बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आयुष विभाग का पूर्व नाम क्या था? साथियों जो आयुष विभाग है इसका पहले नाम क्या था, ये हमें बताना है। तो फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, दूसरा है फार्मास्यूटिकल्स विभाग, तीसरा ऑप्शन है डिपार्टमेंट ऑफ इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन एंड होम्योपैथी और फोर्थ ऑप्शन है हमारा स्वास्थ्य विज्ञान विभाग। तो करेक्ट आंसर है साथियों इसका हमारा ऑप्शन तीसरा, जो आयुष विभाग था इसका पूर्व में साथियों नाम था भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी विभाग। तो ऑप्शन तीसरा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन जब साथियों बाद में इसका बहुत ज्यादा महत्व बढ़ गया आयुष विभाग का, तो इसके नाम से साथियों एक सेपरेट मंत्रालय बना दिया गया। कब बना दिया गया? तो वो भी आपको मैं यहाँ पे बता दूं, 9 नवंबर 2014 को साथियों आयुष एक विभाग न रहकर क्या बन गया? एक मंत्रालय बन गया और इसका नाम क्या रख दिया गया? आयुष मंत्रालय रख दिया गया। अब यहाँ पर साथियों जो आयुष दिया गया है ये कुछ महत्वपूर्ण है, इसका एक फुल फॉर्म है तो वो मैं आपको बता देता हूं। तो आयुष का साथियों यहाँ पर फुल फॉर्म हो जाएगा ए फॉर आयुर्वेद। क्या हो जाएगा? ए फॉर आयुर्वेद। वाई साथियों ये योग को डिनोट करता है, योग और नेचुरोथेरेपी। किसको? योग और नेचुरोथेरेपी। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ योग और नेचुरोथेरेपी। साथियों यू को हम यूनानी, क्या यू से यूनानी यहाँ पर पूरा कवर करना है क्योंकि ये प्रश्न पूछा गया है यूनानी। इसके अलावा साथियों एस से आपका हो जाएगा सिद्धा। क्या हो जाएगा? एस से सिद्धा हो जाएगा और एच से हो जाएगा होम्योपैथी। क्या हो जाएगा? होम्योपैथी। तो ये इसका फुल फॉर्म है आयुष का। तो आयुष वर्तमान में एक मंत्रालय बन चुका है जो कि 9 नवंबर 2014 को अपने नए रूप में आया। तो करेक्ट आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन तीसरा। तो ए फॉर आयुर्वेद हो जाएगा और वाई फॉर योग हो जाएगा। चलिए अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे जिन्हें राष्ट्रपति के चुनाव में द्वितीय वरीयता यानी कि सेकंड प्रेफरेंस मतगणना द्वारा राष्ट्रपति चुना गया था? तो पहला ऑप्शन है के आर नारायण, सेकंड ऑप्शन है वीवी गिरी, दूसरा है हमारा शंकर दयाल शर्मा और तीसरा ऑप्शन है रामास्वामी वेंकट रमन। क्या है? रामास्वामी वेंकट रमन। साथियों करेक्ट आंसर है हमारा वीवी गिरी। तो साथियों वीवी गिरी हमारे ऐसे उपराष्ट्रपति थे जिनको बाद में जब राष्ट्रपति चुनाव हुआ तो इनको सेकंड प्रेफरेंस मतगणना के द्वारा राष्ट्रपति चुना गया। तो ऑप्शन दूसरा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और साथियों इनको भारत के सर्वोच्च सिविलियन अवार्ड भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया है। तो ये भी आप याद रखेंगे कि जो हमारे वीवी गिरी जी हैं इनको भारत रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया था 1975 में। और इसके अलावा साथियों क्रम पूछा जाता है कि ये कौन से क्रम के राष्ट्रपति थे? तो ये साथियों भारत के चौथे राष्ट्रपति थे, 4th नंबर के है राष्ट्रपति थे। तो ये भी आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछ सकता है। चलिए अगला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। सांगपो और दिहांग किस नदी के अन्य नाम हैं? तो यहाँ पर नदी के साथियों अन्य नाम दिए गए हैं। तो सांगपो और दिहांग, तो ये किस नदी के अन्य नाम हमें बताना है। ऑप्शन देखते हैं, ब्रह्मपुत्रा, दूसरा है सिंधु, तीसरा ऑप्शन है यमुना और फोर्थ ऑप्शन है हमारा गंगा। तो सांगपो और दिहांग साथियों ब्रह्मपुत्र नदी के अन्य नाम है। किसके? ब्रह्मपुत्र नदी के। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब साथियों जो तिब्बत है हमारा वहां पर इसको सांगपो नाम से जाना जाता है। कहाँ इस नाम से जाना जाता है? तिब्बत में साथियों ब्रह्मपुत्र नदी को क्या बोलते हैं? तो सांगपो बोलते हैं, सांगपो।
इसको साथियों सांगपो बोलते हैं। फिर साथियों अगर हम बात करें अरुणाचल प्रदेश की, यानी कि हमारे अरुणाचल प्रदेश की, तो यहाँ पर इसको साथियों क्या बोला जाता है, वहां पर इसको दिहांग बोला जाता है। क्या बोला जाता है? दिहांग। अरुणाचल प्रदेश में इसको बोला जाता है दिहांग। नदी एक ही है, बस इसके नाम अलग अलग है। ये हो जाएगा हमारा दिहांग। फिर साथियों अगर हम बात करें असम की, तो असम में इसको ऑप्शन में ही दिया गया है, ब्रह्मपुत्र बोलते हैं। असम में हम क्या बोलते हैं? इसको ब्रह्मपुत्र बोलते हैं, असम में ब्रह्मपुत्र। और लास्ट साथियों आपको पता होगा ये कहाँ पर जाकर मिलती है, तो बांग्लादेश में जाकर मिलती है। तो बांग्लादेश में इसको साथियों क्या बोला जाता है? वहां पर बोला जाता है जमुना। क्या बोला जाता है? बांग्लादेश में इसको जमुना बोला जाता है। और बांग्लादेश में साथियों हमारी जो गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी दोनों का ज्वाइंट संगम हो जाता है, और फिर ये जमुना नाम से बांग्लादेश में चली जाती है और अंत में बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर रहेगा कि ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो और दिहांग किस नदी अन्य नाम है? तो ब्रह्मपुत्र नदी के अन्य नाम है। चलिए अब अगला प्रश्न हम देखते हैं। जियोग्राफी का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके कारण काला अजार नामक रोग हो जाता है? काला अजार ये हमें बताना है। तो पहला ऑप्शन है प्रोटोजोआ, दूसरा है जीवाणु, तीसरा है विषाणु, और चौथा ऑप्शन है साथियों कवक। तो जो साथियों काला अजार रोग है ये किसके कारण होता है? तो ये प्रोटोजोआ के कारण होता है। किसके कारण? प्रोटोजोआ के कारण होता है। तो ऑप्शन एक हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। कुछ अन्य रोग देखते हैं साथियों, तो फिर हो जाएगा हमारा मलेरिया। क्या हो जाएगा? मलेरिया। ये भी किससे होता है साथियों? तो ये भी आपका प्रोटोजोआ के कारण होता है। इसके अलावा साथियों पायरिया, ये भी आपको किससे होता है? तो पायरिया भी प्रोटोजोआ के कारण होता है। और इसके अलावा साथियों पेचिस। तो ये कुछ रोग हैं जो कि कभी कभी, क्योंकि ह्यूमन डिजीज आपसे परीक्षा में बहुत ज्यादा पूछता है, तो मलेरिया, पायरिया, पेचिस और काला आजार किसके कारण होता है? तो ये आपको प्रोटोजोआ के कारण होता है। चलिए हम अब जीवाणु का भी देख लेते हैं साथियों। तो जीवाणु में साथियों आपको हैजा, ये किससे होता है? हैजा। तो ये जीवाणु द्वारा होता है। इसके अलावा साथियों आपको टिटनस किससे होता है? टिटनस। तो ये भी जीवाणु के कारण होता है। डिप्टीरिया और काली खांसी, ये भी इन्हीं के कारण होता है साथियों, डिप्टीरिया और काली खांसी। डिप्टीरिया, इसके अलावा काली खांसी, ये सभी हमारे जीवाणु जनित रोग हैं। और साथियों एक है टाइफाइड, हमारा क्या हो जाएगा? टाइफाइड। तो ये भी है ना जीवाणु जनित रोग है, टाइफाइड। विषाणु साथियों बात करें हम वायरस की, तो वो भी यहाँ पर हम देख लेते हैं विषाणु जनित रोग। तो साथियों सबसे पहले हो जाएगा आपका एड्स। क्या हो जाएगा? एड्स। इसके अलावा आपको डेंगू, डेंगू भी विषाणु के कारण होता है। पोलियो, वेरी इंपॉर्टेंट है पोलियो। 2 फरवरी, दो बूंद जिंदगी की, पोलियो। और इसके अलावा साथियों ट्रेकोमा और हर्पीज। तो ये सभी आपको कहीं से होते हैं? ट्रेकोमा और हर्पीज। ये एक मिनट, हर्पीज, ये सभी आपको होते हैं विषाणु के द्वारा। और साथियों अब हम लास्ट में हम कवक की भी बात कर ही लेते हैं। कवक को क्यों छोड़ें, पेन का कलर चेंज कर लेता हूं। तो साथियों कवक के कारण आपको क्या क्या हो सकता है? तो दमा हो सकता है। इसके अलावा आपको खाज हो सकती है। इसके अलावा आपको गंजापन आ सकता है, म्यूकस, गंजापन हमें कवक के कारण आता है। इसके अलावा साथियों आपको एथलीट फुट हो सकता है। एथलीट फुट नामक बीमारी होती है जिसमें पैर पूरा बड़ा, बहुत बड़ा सूजन आ जाता है उसमें, एथलीट फुट। तो ये सभी किसकी साथियों? कवक की। इसके अलावा साथियों दाद, जो हमें दराद होती है, वो भी कवक के कारण ही होती है। तो यहाँ पर हमने अच्छे से देख लिया कि कौन से कारण हमें क्या रोग होता है। ये आपका साइंस का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ह्यूमन डिजीज। ये परीक्षा में जरूर पूछता है, मानव रोग। इसको आप अच्छे से कवर जरूर कर लेना, ह्यूमन डिजीज। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से किस तिथि को भारतीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी नेशनल टेक्नोलॉजी डे के रूप में हम ऑब्जर्व करते हैं? तो ऑप्शन है 1 मई, दूसरा है 2 मई, थर्ड ऑप्शन है 11 मई, और फोर्थ ऑप्शन है 7 मई। तो साथियों प्रतिवर्ष हम 11 मई को क्या मनाते हैं? नेशनल टेक्नोलॉजी डे मनाते हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब आ जाएगा हमारा? 11 मई के दिन। अन्य ऑप्शन साथियों हम देखें तो 1 महीने को हम क्या मनाते हैं? तो अंतरराष्ट्रीय हम मजदूर दिवस, इंटरनेशनल लेबर डे मनाते हैं। अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाते हैं, अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस। एक साथियों ग्लव्स आता है जिसको पहनने के बाद अगर हम डिस्प्ले से हमारा हाथ भी टच हो जाए तो फिर भी हम लिख सकते हैं। वो जल्दी ही मुझे ऑर्डर करना पड़ेगा, तो क्योंकि थोड़ी सी राइटिंग अच्छी नहीं जम पाती है। तो 1 मई को क्या हो जाएगा? अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस हो जाएगा। और 7 मई को साथियों मनाते हैं विश्व एथलेटिक्स दिवस। तो इसको भी आप याद रखेंगे, विश्व एथलेटिक्स दिवस हम कब ऑब्जर्व करते हैं? तो वो 7 मई के दिन करते हैं। इसको भी यहाँ पर हम लिख लें। साथियों राइटिंग जरूर खराब होगी, लेकिन हमारे कंटेंट में कोई खराबी नहीं है। कंटेंट हम आपको बिल्कुल A1 क्लास का डिलीवर करते हैं। तो प्लीज आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमें सब्सक्राइब जरूर कर लें, और वीडियो को अपने साथ दोस्तों के साथ शेयर कर दिया कीजिए। थोड़ा आप सब्सक्राइब करने में भी कंजूसी करते हैं, तो प्लीज भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और बहनें भी साथ में, वो नाराज ना हो जाए वरना। चलिए अगला देखते हैं हम। अगला वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, होल्ट मैकेंजी ने भारत में राजस्व संग्रहण की निम्नलिखित में से कौन सी विधि विकसित की थी? किसने? होल्ट मैकेंजी ने। तो पहला है हमारा रैयतवाड़ी प्रणाली, दूसरा है जमींदारी प्रणाली, तीसरा ऑप्शन है स्थायी बंदोबस्त प्रणाली, और फोर्थ है हमारा की महालवाड़ी प्रणाली। तो होल्ट मैकेंजी ने साथियों कौन सी
राजस्व प्रणाली विकसित करी थी, तो वो थी महालवाड़ी प्रणाली। कौन सी? महालवाड़ी प्रणाली। वेरी इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन 4 कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो साथियों जितने भी हमारे ऑप्शन है, रेयतवाड़ी, जमींदारी, स्थायी बंदोबस्त, ये सब क्या टैक्स कलेक्शन की विधियां हैं, यानी कि कर लेने की अलग अलग विधियां हैं। तो महालवाड़ी भी उन्हीं में से एक है, जिसको किसने बनाया था? तो होल्ड मैकेंजी ने इसको बनाया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस संगीतकार को 2008 में बेस्ट कंटेम्पररी वर्ल्ड म्यूजिक एल्बम ग्लोबल ड्रम प्रोजेक्ट, क्या नाम है इसका? ग्लोबल ड्रम प्रोजेक्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो फर्स्ट ऑप्शन है शिवमणि, दूसरा है रंजीत बरोट, तीसरा है अल्लाह रखा और फोर्थ ऑप्शन हमारा जाकिर हुसैन। साथियों करेक्ट आंसर इसका रहेगा जाकिर हुसैन को साथियों ग्लोबल ड्रम प्रोजेक्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन 4 हमारा रहेगा। बेस्ट कंटेम्पररी वर्ल्ड म्यूजिक एल्बम था इनका ग्लोबल ड्रम प्रोजेक्ट। तो ऑप्शन 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से किस वर्ष ए आर रहमान ने 2 ऑस्कर पुरस्कार जीते? तो हमें बताना है। पहला ऑप्शन देखते हैं 2011 में, दूसरा है 2017 में, तीसरा ऑप्शन है हमारा 2010 और फोर्थ ऑप्शन है 2009 में। तो साथियों आपको 2 पुरस्कार एक साथ जीते थे कब? 2009 में। कब जीते थे? 2009 में। और उस समय एक बहुत फेमस मूवी आई थी स्लम डॉग मिलियनेयर, है ना? आजा आजा वाला गाना है ना साथियों उसमें। तो स्लम डॉग मिलियनेयर मूवी के लिए ही इनको एक वर्ष में 2 ऑस्कर पुरस्कार मिले थे, स्लम डॉग मिलियनेयर। तो ये भी आप याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सिक्किम को भारतीय संघ में किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा शामिल किया गया था? पहला है 37वां संविधान संशोधन, दूसरा ऑप्शन है हमारा 33वां संशोधन, तीसरा है 36वां संशोधन और 34वां संशोधन। तो साथियों सिक्किम को भारतीय संघ राज्य में कब मिलाया गया था? तो इसको 36वें संविधान संशोधन के माध्यम से मिलाया गया था, 36 अमेंडमेंट के माध्यम से। और ये किस वर्ष में हुआ था? तो 1975 में ये हुआ था। इसको भी आप याद रखेंगे। सिक्किम क्या है? हमारा भारत का एक राज्य है। इसकी राजधानी क्या हो जाएगी? वो हो जाएगी गंगटोक। क्या हो जाएगी साथियों? गंगटोक। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। उस गवर्नर जनरल का नाम बताइए जिसने पेरामाउंटसी नामक नीति का आरंभ किया। पेरामाउंटसी नीति। तो पहला ऑप्शन है लॉर्ड वेलेजली, दूसरा ऑप्शन है लॉर्ड डलहौजी, थर्ड है हमारा लॉर्ड कॉर्नवालिस और फोर्थ है लॉर्ड हेस्टिंग। तो साथियों पेरामाउंटसी नीति आरंभ किसने करी थी? तो लॉर्ड हेस्टिंग ने करी थी। किसने? लॉर्ड हेस्टिंग ने, ऑप्शन 4। और इस नीति में साथियों क्या था? तो इस नीति में था कि जो ब्रिटिश शासन है वो ही सर्वोपरि है। क्या था इस नीति में? कि ब्रिटिश शासन ही सर्वोपरि है। अगर यहाँ पर किसी राजा का राज चल रहा है तो वो भी ब्रिटिश शासन से नीचे है। यहाँ पर कोई नवाब अगर शासन कर रहा है, नवाब, तो वो भी ब्रिटिश शासन से नीचे है। या कोई भी छोटा मोटा जमींदार या कोई भी राजा अगर वहां पर राज कर रहा है तो सभी क्या है? ब्रिटिश शासन के नीचे है। तो पेरामाउंटसी नामक नीति किसने आरंभ करी थी? तो लॉर्ड हेस्टिंग ने प्रारंभ करी थी। अगला हमारा इंपोर्टेंट प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा पशु हार्मोन है, यानी कि एनिमल हार्मोन है? तो फर्स्ट ऑप्शन है साइटोकाइनिन, दूसरा है जिब्रेलिन, तीसरा है ऑक्सिन और फोर्थ है हमारा इंसुलिन। तो एनिमल हार्मोन कौन सा हो जाएगा साथियों? वो है इंसुलिन। कौन सा? इंसुलिन। ऑप्शन 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और साथियों अच्छा आपसे अगर प्रश्न पूछ ले कि जो हमारा इंसुलिन होता है ये कहाँ से निकलता है? तो अग्नाशय से साथियों। कहाँ से? अग्नाशय से इसका स्त्रावण होता है, अग्नाशय से। और अगर प्रॉपर तरीके से हम बात करें तो जो साथियों अग्नाशय हमारा है उसके लेंगरहैंस द्वीपिकाओं से। कहां से? लेंगरहैंस द्वीपिका कि साथियों बीटा सेल से इसका स्त्रावण होता है। बीटा सेल से इसका स्त्रावण होता है किसका? इंसुलिन का। तो ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों जिब्रेलिन की बात करें हम, किसकी? जिब्रेलिन और ऑक्सिन, जिब्रेलिन, ऑक्सिन और साथियों साइटोकाइनिन, ये सब क्या है? ये प्लांट हार्मोन है। क्या है? प्लांट हार्मोन है। कल ही हमने नेक्स्ट जब आपका लास्ट टाइम वीडियो देखा था तो उसमें हमने 5 प्रकार के आपको प्लांट हार्मोन के बारे में बताया था। तो साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन, ऑक्सिन, इसके अलावा साथियों एबेसिसिक एसिड और इथिलीन, तो ये 5 हमारे क्या होते हैं? प्लांट हार्मोन होते हैं। बाकी यहाँ पर पशु हार्मोन के बारे में पूछा गया है तो इंसुलिन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो पूरी की पूरी साथियों प्लेलिस्ट बना रखी है, आप उस पर क्लिक करना, आपको सारे वीडियो एक साथ मिल जाएंगे। टोटल 7 शिफ्ट का एनालिसिस हम कर चुके हैं, तो आपको वहां पर सारी एक साथ मिल जाएगी। तो आप प्लेलिस्ट पर जाकर क्लिक कर देना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 4 स्मारक सूचीबद्ध किए गए हैं, इनमें से 3 किसी तरह से संगत हैं और एक असंगत है। तो हमें असंगत का यहाँ पर चयन करना है। तो ऑप्शन है पहला राजघाट, शांतिवन, किसान घाट और स्मृति स्थल। तो साथियों करेक्ट आंसर हमारा रहेगा स्मृति स्थल। क्या रहेगा? स्मृति स्थल इनसे अलग है, क्योंकि साथियों जो बाकी 3 ऑप्शन दिए गए हैं राजघाट, शांतिवन और किसान घाट, ये सिर्फ एक व्यक्ति की समाधि है। क्या है? सिर्फ एक व्यक्ति की समाधि है। लेकिन जो हमारा स्मृति स्थल है यहाँ पर एक से अधिक व्यक्तियों की समाधि है। तो साथियों जो स्मृति स्थल है ये दिल्ली में एक विशेष जगह है जहां पर भारत के जितने भी पूर्व राष्ट्रपति होते हैं, कौन होते हैं? पूर्व राष्ट्रपति, इसके अलावा प्रधानमंत्री
और जो भी बड़े लेवल के हमारे होते हैं उपराष्ट्रपति वगैरह, उन सभी का यहाँ पर साथियों अंतिम संस्कार किया जाता है। तो इसलिए एक अलग से जगह है स्मृति स्थल। बाकी राजघाट पर किसकी समाधि साथियों, तो हमारे महात्मा गांधी की, किसकी, महात्मा गांधी की है। राजघाट पर किसकी हो जाएगी, महात्मा गांधी जी की। शांतिवन की साथ ही बात करें तो पूर्व हमारे प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, किसकी हो जाएगी, पंडित जवाहरलाल नेहरू की हो जाएगी। और साथियों जो थर्ड ऑप्शन है हमारा किसान घाटी, किसकी हो जाएगी, चौधरी चरण सिंह जी की, किसकी हो जाएगी, चौधरी चरण सिंह जी की। चलिए आपसे प्रश्न पूछता हूँ, चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट किस शहर में स्थित है? प्लीज आप कमेंट करके इसका जवाब जरूर दें, आपके लिए होमवर्क है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एमएस डोस एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसमें क्या होता है हमें बताना है। एमएस डोस, तो हर शिफ्ट में एक प्रश्न कंप्यूटर से जरूर पूछता है, एक से अधिक प्रश्न पूछता है वैसे तो, लेकिन एक तो आप पक्का मान के चलिए। तो ऑप्शन देख लेते हैं हम। ओपन सोर्स ओरिजिन, दूसरा है वायस लाइन इंटरफेस, तीसरा है हमारा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, और फोर्थ है कमांड लाइन इंटरफेस। तो साथियों करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा हमारा कमांड लाइन इंटरफेस। क्या हो जाएगा, कमांड लाइन इंटरफेस हो जाएगा। तो एमएस डोस एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि कमांड लाइन इंटरफेस से शुरू होता है या उसके ऊपर आधारित है। ऑप्शन 4 यहाँ पर बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है कि इनमें से किस शहर में शिप्रा नदी के घाट पर कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। आप सभी को पता होगा कि प्रत्येक 12 वर्ष में कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। बताना है कि कहां पर शिप्रा नदी के घाट पर कुंभ मेला लगता है। ऑप्शन देख लेते हैं। हरिद्वार, दूसरा है हमारा नासिक, तीसरा है साथियों प्रयागराज, और फोर्थ है उज्जैन। तो साथियों करेक्ट आंसर है उज्जैन। क्या हो जाएगा, उज्जैन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि शिप्रा नदी कहां से बहती है, तो उज्जैन से बहती है, और इसके घाट पर कुंभ मेला भी लगता है। तो उज्जैन बिल्कुल करेक्ट आंसर रहने वाला है। अन्य साथियों हम ऑप्शन देखें तो हरिद्वार में किस नदी के किनारे लगता है, तो गंगा नदी के किनारे पर आपको कुंभ मेला देखने को मिलता है। नासिक की साथियों बात करें तो यहाँ पर गोदावरी नदी, कौन सी नदी, तो नासिक में आपको गोदावरी नदी के तट पर कुंभ मेला देखने को मिलेगा। प्रयागराज में साथियों हम बात करें तो यहाँ पर आपको गंगा यमुना और सरस्वती के संगम पर कुंभ मेला देखने को मिलता है। गंगा यमुना और सरस्वती के संगम पर साथियों आपको यहाँ पर कुंभ मेला देखने को मिलता है, जिसमें से जो हमारी सरस्वती नदी है वो क्या है, विलुप्त हो चुकी है, गुप्त तरीके से वहां पर बहती है। और उज्जैन में तो हमारा ऑप्शन में ही दिया गया है शिप्रा। तो प्रत्येक 12 वर्ष में साथियों कुंभ मेला लगता है। अभी हाल फिलहाल में हमारे प्रयागराज में कुंभ मेला लगा था, आप सभी ने देखा होगा, अभी खत्म हुआ है। और जो नेक्स्ट 2028 का साथियों कुंभ मेला है वो कहाँ पर लगने वाला है, तो वो उज्जैन में लगने वाला है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, पहली सोशल मीडिया साइट क्या थी साथियों, तो फर्स्ट सोशल मीडिया साइट कौन सी थी। ऑप्शन है माई स्पेस, दूसरा है 6 डिग्रीज, तीसरा ऑप्शन है फ्रेडस्टर, और फोर्थ ऑप्शन है लिंक्डइन। तो साथियों पहली हमारी सोशल मीडिया साइट हो जाएगी 6 डिग्री। कौन सी हो जाएगी, 6 डिग्री। तो ऑप्शन दूसरा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है, यानी कि वह कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो सिर्फ प्लांट सेल में पाया जाता है। तो पहला ऑप्शन है गोल्जी कॉय, दूसरा है माइटोकॉन्ड्रिया, तीसरा है लवक, और फोर्थ है केंद्रक। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों प्लास्टिड, यानी कि लवक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो सिर्फ किसमें, प्लांट सेल में पाया जाता है। किसमें, प्लांट, अरे साला लिखते लिखते क्या हो जाता है, प्लांट सेल में पाया जाता है, प्लांट सेल में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा शुरू की गई उस योजना का नाम बताइए जो विज्ञान और इंजीनियरिंग के प्रमुख क्षेत्रों में मूलभूत या अनुप्रयुक्त विज्ञान के क्षेत्र में शोध कार्य में रत महिला वैज्ञानिकों एवं तकनीकविदों को एक मंच प्रदान करती है। तो ऑप्शन है साथियों, पहला हमारा विमन साइंटिस्ट स्कीम बी, दूसरा ऑप्शन है मोबिलिटी स्कीम, तीसरा ऑप्शन है विमन साइंटिस्ट स्कीम ए, और फोर्थ है विमन साइंटिस्ट स्कीम सी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों हमारा ऑप्शन तीसरा, वो है साथियों विमन साइंटिस्ट स्कीम ए। काफी अलग और टफ लेवल का क्वेश्चन है। फिर से रिपीट कर देते हैं कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा शुरू की गई उस योजना का नाम बताइए जो विज्ञान और इंजीनियरिंग के प्रमुख क्षेत्रों में मूलभूत या अनुप्रयुक्त विज्ञान के क्षेत्र में शोध कार्य में रत महिला वैज्ञानिकों एवं तकनीकविदों को एक मंच प्रदान करती है। तो उसका नाम है साथियों विमन साइंटिस्ट स्कीम नंबर ए। तो ऑप्शन तीसरा यहाँ पर बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और प्लीज साथियों चैनल पर नए हैं तो प्लीज आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। मैं आपको बार बार सब्सक्राइब करने का नहीं बोलता हूं, हमारा मेनली फोकस पढ़ाई पर होता है। तो प्लीज यार आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगला प्रश्न है हमारा, कौन सा संगठन कोलकाता में स्थित अपने मुख्यालय और 16 क्षेत्रीय स्टेशनों के साथ भारत के प्राणी संसाधनों के सर्वेक्षण के लिए जिम्मेदार है। तो ऑप्शन देखते हैं हम, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, दूसरा है बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, तीसरा है एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया, और फोर्थ ऑप्शन हमारा नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एनिमल वेलफेयर। तो साथियों करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन एक, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। क्या है, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया साथियों हमारा एक
क्या है ये? एक संस्था है जो कि प्राणी संसाधनों के संरक्षण के लिए जिम्मेदार है। प्राणी संसाधनों के संरक्षण से साथियों मतलब है कि जो वन्य प्राणियों की गिनती करता हो, क्या करता हो? वन्य प्राणियों की गिनती करता हो। आप सभी को पता होगा हमारे देश में टाइगर सेंसस लगातार चलते रहते हैं, फिर लेपर्ड सेंसस, गिद्धों का सेंसस, ये सब चलते रहते हैं। तो साथियों में मेन बॉडी कौन होता है? जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया होता है। इसके साले बहुत सारी वॉलंटियर बॉडीज भी काम करती हैं और जो टाइगर फोर्स है ये सब काम भी करते हैं। तो ऑप्शन एक यहाँ पर हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बजट 2019 में भारत सरकार द्वारा घोषित उस योजना का नाम बताइए जिसके तहत छोटे एवं सीमांत कृषकों को 6,000 रुपए प्रति वर्ष की गारंटी शुदा आय प्रदान की जाएगी। तो पहला ऑप्शन है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, दूसरी है परंपरागत कृषि विकास योजना, तीसरा है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना और फोर्थ है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। तो साथियों उस योजना का नाम है प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना। तो इस योजना के साथियों अंतर्गत क्या होता है? किसानों को प्रति वर्ष 6,000 रुपए की वार्षिक आय की गारंटी दी गई है और ये पैसा आपको 3 किस्तों में मिलता है, यानी कि 2-2 हजार 3 बार आते हैं। तो आपको बराबर 6,000 रुपए की सहायता यहाँ गवर्नमेंट के द्वारा दी जाती है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन तीसरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसे मैंने आपको बोला कि सभी सरकारी योजनाएं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो उनको जब अच्छे से याद करें, चार्ट बना ले और आप उसका 2-4 बार रिवीजन करेंगे तो आपको आराम से पूरा क्लियर हो जाएगा। चलिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, इनमें से किस युद्ध ने भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद की नींव रखी थी? तो पहला ऑप्शन है द्वितीय एंग्लो सिख युद्ध, दूसरा है हमारा प्लासी का युद्ध, तीसरा ऑप्शन है श्रीरंगपट्टनम की घेराबंदी और फोर्थ ऑप्शन है बक्सर का युद्ध। करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों प्लासी का युद्ध। तो वो साथियों प्लासी का युद्ध ही था कि जिसके परिणाम में क्या हुआ? ब्रिटिश उपनिवेशवाद भारत में छा गया। और कब हुआ था प्लासी का युद्ध साथियों? तो आपका हुआ था 1757 में। कब? 1757 में आपका प्लासी का युद्ध हुआ था। उसके बाद हुआ था हमारा बक्सर का युद्ध। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, शक संवत पर आधारित भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर के अनुसार पहले महीने का नाम क्या है जिसे 22 मार्च 1957 को ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ साथ आधिकारिक प्रयोजनों के लिए अंगीकृत किया गया? तो पहला ऑप्शन है फागुन, दूसरा है माघ, तीसरा है चैत्र और फोर्थ है वैशाख। तो साथियों जो शक कैलेंडर है हमारा उसका पहला महीना कौन सा हो जाएगा? तो वो होता है साथियों चैत्र महीना। कौन सा होता है? चैत्र महीना होता है। तो ऑप्शन तीसरा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप जो हमारे हिंदू महीने होते हैं उनके भी आप नाम याद रखें कि ऐसे प्रश्न पूछ जाते हैं कि मान लो जो हमारा होली पर्व है ये किस महीने में मनाया जाता है? किस में मनाया जाता है? तो फागुन माह में। किसमें? फाल्गुन माह में। ऐसा प्रश्न एक मैंने दिल्ली पुलिस में देखा था जब उसका एनालिसिस कर रहा था कि शिव महाशिवरात्रि महाशिवरात्रि किस महीने में मनाई जाती है, ऐसा कुछ उससे जुड़ा हुआ प्रश्न था। तो ऐसे प्रश्न आप साथियों परीक्षा में पूछ ले जाते हैं। तो ऑप्शन तीसरा चैत्र बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पर रहेगा। अगला प्रश्न है, इंटरक्रॉपिंग अंतः फसल प्रक्रिया इनमें से किसे दर्शाती है? तो पहला ऑप्शन है वर्ष दर वर्ष एक पौधा उगाना, दूसरा ऑप्शन है हर बार फसलों को बदलना, तीसरा ऑप्शन है पास पास दो या दो से अधिक फसलों को उगाना और फोर्थ है हमारा अलग अलग समय पर विभिन्न फसलें उगाना। तो अलग अलग समय पर विभिन्न फसलें तो हम उगाते ही साथियों, रबी के समय पर रबी की, खरीफ के समय पर खरीफ की। तो ये हमारा करेक्ट आंसर नहीं है। करेक्ट आंसर है हमारा पास पास दो या उससे अधिक फसलों को उगाना। इनको क्या बोलते हैं साथियों? इंटरक्रॉपिंग फसल बोलते हैं। तो ऑप्शन तीसरा यहाँ पर बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, फरवरी 2003 में किस मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन की स्थापना करी गई थी? तो पहला है साथियों हमारा पर्यटन मंत्रालय, दूसरा है संस्कृति मंत्रालय, तीसरा है मानव संसाधन विकास मंत्रालय और फोर्थ है वित्त मंत्रालय। तो साथियों पांडुलिपि मिशन की शुरुआत कौन से मंत्रालय के माध्यम से करी गई थी? तो वो संस्कृति मंत्रालय के माध्यम से करी गई थी। इसका मिशन का साथियों उद्देश्य क्या था? तो पांडुलिपियों का संरक्षण करना, ये इसका प्रमुख उद्देश्य था। तो ऑप्शन दूसरा यहाँ पर हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, बारडो छम कहाँ का लोक नृत्य है साथियों? तो जो बारडो छम है साथियों यहाँ का कौन सा लोक नृत्य है? और स्टैटिक जीके का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों ये टॉपिक लोक नृत्य। इससे प्रश्न जरूर परीक्षा में पूछेगा आपसे, इसको आप अच्छे से तैयार करें। इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो भी मैं लेकर आऊंगा, लेकिन जब आपकी एग्जाम करीब होगी तब लेकर आएंगे उसको। तो बारडो छम का लोक नृत्य है किस राज्य का? तो ऑप्शन है सिक्किम, दूसरा है उत्तराखंड, तीसरा है पश्चिम बंगाल और फोर्थ ऑप्शन है हमारा अरुणाचल प्रदेश। तो साथियों जो बारडो छम है ये कहाँ का है? ये अरुणाचल प्रदेश का है। कहाँ का है ये? अरुणाचल प्रदेश का है। करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। चलिए यहाँ के कुछ हम अन्य और लोक नृत्य देख लेते हैं साथियों। तो यहाँ पर एक बहुत फेमस युद्ध नृत्य होता है। कौन सा? युद्ध नृत्य। तो ये भी आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा? युद्ध नृत्य ये आपको अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलेगा। इसके अलावा साथियों मुखोटा कौन सा हो जाएगा हमारा? मुखोटा ये भी अरुणाचल प्रदेश का है। इसके अलावा साथियों छालो कौन सा हो जाएगा? छालो ये भी अरुणाचल प्रदेश का है। छालो के अलावा साथियों बुइया क्या हो जाएगा? बुइया। बुइया के अलावा साथियों पोपीर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पोपीर भी परीक्षा में पूछा जा चुका है। पोपीर। पोपीर के अलावा साथियों लायन एंड पिक कौन सा हो जाएगा?
लायन एंड पिक, लायन एंड पिक। तो उन्होंने कौन सा मुखौटा पहना था? तो लायन एंड पिक का मुखौटा पहना था। ऐसा आप ट्रिक बना सकते हैं इसकी। फिर साथियों हमारा हो जाएगा पासी। कौन सा हो जाएगा? पासी। पासी के अलावा साथियों वांचो, ये भी यहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है वांचो। वांचो के अलावा चलो, कहाँ पर चलो? तो अरुणाचल प्रदेश में चलो घूमने भैया, बहुत अच्छा है अरुणाचल प्रदेश, तो चलो अरुणाचल प्रदेश। इसके अलावा साथियों हो जाएगा हमारा पोनंग। कौन सा हो जाएगा? पोनंग। पोनंग के बाद क्या है? तापू। क्या है? तापू। तापू के अलावा एक और वेरी इंपॉर्टेंट रिखमपाड़ा। कौन सा साथियों? रिखमपाड़ा। ये भी आपसे परीक्षा में पूछ सकता है, कलर चेंज कर लेते हैं, रिखमपाड़ा। इसके अलावा साथियों कोंगकी पोनुंग, ये भी परीक्षा में पूछा जा चुका है, कोंगकी पोनुंग, कोंगकी पोनुंग। और इसके अलावा साथियों एक और है संगकाओ। क्या है? संगकाओ। तो ये साथियों यहाँ के कुछ प्रमुख लोक नृत्य हैं जो कि आपसे परीक्षा में पूछे गए हैं या पूछे जा चुके हैं, या आगे भी पूछने की संभावना है, तो इनको आप अच्छे से तैयार कर लें। तो साथियों इसकी कुछ ऐसी ट्रिक भी है कि अरुणाचल प्रदेश चलो, वहां पर हम क्या करेंगे? तो युद्ध नृत्य करेंगे, मुखौटा पहनकर। मुखौटा कौन सा पहनेंगे? लायन एंड पिक का। और वहां पर हमारी जो हमारी बुआ है वो हमें देख लेगी, वॉच कर लेगी कि छोरो बड़ो छमछम कर रहे हो, क्या कर रहे हो? छोरो बड़ो छमछम कर रहे हो। तो इसी इसके साथ आप ट्रिक बना सकते हैं ताकि आपको याद करने में आसानी हो। तो ऑप्शन 4 हमारा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। उस योजना का नाम बताइए जो 18 से 70 वर्ष के आयु वर्ग के लोगों को दुर्घटनावश मृत्यु या पूर्ण विकलांगता के मामले में 2 लाख तथा आंशिक विकलांगता के मामले में 1 लाख का जोखिम कवरेज प्रदान करती है। ऑप्शन देखते हैं हम। अटल पेंशन योजना, दूसरा है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, तीसरा है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, और फोर्थ है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। तो साथियों वो है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। कौन सी? प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा हमारी हो जाएगी, जो कि आपको 2 लाख का मृत्यु या पूर्ण विकलांगता पर 2 लाख और आंशिक विकलांगता पर 1 लाख का जोखिम कवरेज देती है। तो कौन सी है? वो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है। और ये आपकी 8 मई 2015 को प्रारंभ हुई थी। कब? 8 मई 2015 को प्रारंभ हुई थी। और साथियों अगर इस शिफ्ट की हम बात करें ना, सिर्फ इसी शिफ्ट की, तो आपके 4 प्रश्न तो सिर्फ योजनाओं से ही इसमें अभी तक हमने डिस्कस कर लिए हैं। तो इस शिफ्ट में बहुत ज्यादा ही क्वेश्चन पूछे गए थे सरकारी योजनाओं के। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से किस शहर में भारत का प्रथम बायो रिफाइनरी प्लांट का उद्घाटन हुआ है? तो हैदराबाद में, अहमदाबाद में, पुणे में या वलसाड़ में? तो पहला बायो रिफाइनरी प्लांट का उद्घाटन साथियों हमारे पुणे में हुआ है। कहां पर हुआ है? पुणे में हुआ है। पुणे में क्या है साथियों? तो पुणे में हमारी एनडीए, नेशनल डिफेंस एकेडमी खड़कवासला। तो वेरी इंपॉर्टेंट है भी, प्रथम बायो रिफाइनरी प्लांट का उद्घाटन कहां पर हो जाएगा साथियों? पुणे में। ऑप्शन तीसरा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है हमारा, वायु के संपर्क में आने पर कुछ समय बाद चांदी के गहने काले पड़ जाते हैं, क्यों? बताइए। तो पहला है, चांदी वायु में मौजूद कार्बन के साथ अभिक्रिया करके सिल्वर कार्बाइड बना लेती है। फिर दूसरा है, चांदी सिल्वर में मौजूद नाइट्रोजन के साथ अभिक्रिया करके सिल्वर नाइट्राइड बना लेती है। तीसरा है, चांदी वायु में मौजूद सल्फर के साथ अभिक्रिया करके सिल्वर सल्फाइड बना लेती है। और चौथा है, चांदी वायु में मौजूद हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करके सिल्वर हाइड्राइड बना लेती है। तो साथियों इसका करेक्ट आंसर है कि चांदी वायु में मौजूद सल्फर के साथ अभिक्रिया करके सिल्वर सल्फाइड बना लेती है। क्या बना लेती है? सिल्वर सल्फाइड बना लेती है। इसलिए साथियों चांदी कुछ समय बाद क्या पड़ जाती है? तो वो काली पड़ जाती है। तो ऑप्शन तीसरा यहाँ पर बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर आपको पता होगा कि वो चांदी चमकाने वाला फ्रॉड भी आता है, तो वो उसमें क्या करते हैं, कोई सी मेटल मतलब कोई से केमिकल में उसको डुबाकर चांदी निकाल जाते हैं। ऐसी बहुत बार न्यूज में आपने सुना भी होगा। तो भाई चांदी नहीं चमकवानी है, इसका आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे। तो ऑप्शन तीसरा यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो साथियों ये था आपका 22 जनवरी का शिफ्ट का एनालिसिस सेकंड का, जो कि हमने पूरे से अच्छा कवर कर लिया है। यहाँ पर हमने टोटल 36 क्वेश्चन देखे। आशा करता हूँ कि आपने वीडियो को एंड तक जरूर देखा होगा और सारे प्रश्न भी कवर किए होंगे। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो कैसा है, या आपको कोई सुझाव हो तो वो भी आप दे सकते हैं कि इसमें आप ये परिवर्तन कर दीजिए। बाकी जब तक आपका आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम होगा साथियों, टोटल 125 शिफ्ट यहाँ पर हम आपके लिए लेकर आएंगे, और डेली एक शिफ्ट के हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस करते हैं, जो कि आपकी 2025 के एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो भाई प्लीज चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सभी का शुक्रिया। वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद।